कौन सी इक्वेशन भाई? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में, मतलब जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है इसलिए हमारी बात लगभग खत्म हो जाएगी जीरो ऑर्डर पे ही, ठीक है ना। मतलब एक टॉपिक आज हम पढ़ लेंगे, क्लियर। वो अभी थोड़ी देर का बता दूंगा, ठीक है। बैठ गए, थोड़ा सा उधर कर लोगे, तुम्हारा सर आता है वीडियो में। हाँ बस ठीक। तो मैं क्या कह रहा था, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? जीरो ऑर्डर से। चल सकता हूं अगले पेज पे? लिख लो भाई साहब, तुम दोनों भी इतना। लिखो लिखो फटाफट, इतना लिखो भाई, काम की चीजें तो समझे, ठीक। हाँ, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज है हमारी, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम बात करें बच्चे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो आपको पता है मेरे पास रिएक्टेंट है, मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से मैं क्या बना रहा हूं? प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है। मान लेता हूं कि एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, यानी जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की थी, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? ए नॉट थी। कितनी थी? ए नॉट। वैसे तो आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने मान लिया इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी? ए। और एट टी, मतलब किसी समय टी पर इसकी कंसंट्रेशन में से ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? यानी एक्स यूनिट कोई चीज थी वो खत्म हो गई। तो मान लिया आपने शुरू किया था कितना? 100 मोल पर लीटर लिया था, अब उसमें से 40 क्या हो गए? खत्म हो गए, 60 बचे हुए हैं। तो एक्स वही 40 है जो कंज्यूम हो चुका है। अच्छा बताओ, ए एक्स खत्म हुआ है, यानी ए की जो वैल्यू है वो एक्स यूनिट से कम हुई है, तो ये बनेगा भी तो एक्स प्रोडक्ट, सही बात है। और स्टार्टिंग में कितना रहा होगा? जीरो रहा होगा। अब मेरी बात सुनना कि क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इन जनरल मैं इसको कैसे लिखूंगा? ए नॉट। कैसे लिखूंगा? ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये कौन सी कंसंट्रेशन है? फाइनल है, तो इसको जनरली मैं कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन एट टाइम टी। कोई दिक्कत किसी को? इसको मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। सर अगर मैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट लिखूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो सर रेट इज इक्वल टू होगा के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर जीरो। बात सही है ना? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी? जीरो। अब सर पावर अगर जीरो है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यानी सीधा सीधा रेट किसके बराबर आ जाएगा? कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब बात करते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल
रेट। अगर हम डिफरेंशियल रेट की बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि डी आर अपॉन में डी टी माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट होगा। यानी आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी आर अपॉन में डी टी के। भाई ये भी तो पढ़ाया आपने, याद करो सबसे स्टार्टिंग में पहली क्लास में आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में डेल्टा टी पढ़ते थे। वहीं आपने इंस्टेंटेनियस के लिए एक और चीज पढ़ी थी क्या, कि रेट जो है वो डी आर अपॉन में डी टी के बराबर होता है, बस नेगेटिव साइन के साथ। सही बात है ना, तो वहीं से हमने लाया, कहीं और से नहीं। तो डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। आप बताओ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में दोनों आर के इक्वल ही हैं, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में इक्वल कर सकता हूं? सही बात है। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू के। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से बातों को, देख लो एक बार। तो अगर मैं इधर लिखूं डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, कोई समस्या किसी को? इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, अगर हम दोनों साइड को क्या कर दें, इंटीग्रेट, रुकना एक मिनट। अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो यहां आएगा डी आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के बाहर ले लिया जो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसका, dt का। इंटीग्रेशन की लिमिट की अगर बात करें तो यहां इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन ए टी। यहां पर इनिशियल टाइम 0 और यहां टाइम t। भाई 0 से t तक इंटीग्रेट किया है और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट से ए टी तक इंटीग्रेट किया है, लिमिट लगती है ना। अब बात करते हैं कि यहां कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आर ही आ जाएगा ना, यानी कंसंट्रेशन ऑफ आर। और लिमिट कहां से कहां तक है, ए नॉट से एडी तक इज इक्वल टू माइनस के तक। इसका क्या आया, टी आया। अब लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के टी तक। अब आप बताओ जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो कैसे रखेंगे, जब रखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एटी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के। और यहां देखो टी माइनस 0, यही होगा। यहां क्या आया, कंसंट्रेशन एट टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी आ गया। कोई दिक्कत, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। क्या कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं ए टी इज इक्वल टू, माइनस को उधर ले गया तो हो जाएगा ए नॉट, पॉजिटिव में हो जाएगा ना, और क्योंकि इधर से क्या है माइनस का ऑलरेडी के टी है तो माइनस का के टी। अगर आप लोगों को कोई समस्या ना हो तो बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस का के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हमारी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी और प्यारी सी इक्वेशन, ठीक है। आप चाहे ऊपर वाले को याद कर लो, नीचे वाले को याद कर लो, दोनों चल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको पता है बस माइनस और प्लस को आगे पीछे किया है, सही बात है ना। ठीक, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। पीछे करूं, नोट कर लो जिन्होंने नहीं किया हुआ है।
ठीक। हो गया। अब एक छोटी सी बात और समझना इसी के अंदर। आपको पता है AT की वैल्यू हमने क्या रखी थी, A माइनस एक्स माइनस KT प्लस A नॉट की वैल्यू क्या है, A है। तो A से और A कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस KT। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बना, KT। ये एक चीज वैसे तो बहुत कम आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, बट ये एक्स क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कितना प्रोडक्ट बना है वही तो है एक्स। अब पीछे देखो, एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो अगर कभी ये पूछ रहे कि कितना प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू के इंटू में टी, जो है ये एक इक्वेशन और बन के आ जाती है। चलें आगे थोड़ा। जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसका नाम है हाफ लाइफ, आधा जीवन। क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये इसी टॉपिक के अंदर, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके अंदर सब टॉपिक हमारा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही एक सब टॉपिक है हाफ लाइफ। कि हाफ लाइफ क्या होती है, तो पहले समझते हैं हाफ लाइफ होती क्या है। टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द concentration of reactant to half of initial concentration। मतलब जैसे मान लिया आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया था, उस रिएक्शन के अंदर आपने 10 मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ली थी, तो कह रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 मोलर से 5 मोलर होने में कितना समय लगेगा, वो उसकी क्या है, हाफ लाइफ है। वो उसकी क्या है, हाफ लाइफ है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां बातों को अच्छे समझना। जो ए नॉट है वो तो है सर इनिशियल कंसंट्रेशन, वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, सही बात है।
आपको पता है जो AT होता है वो होती है कंसंट्रेशन एट टाइम T, बट मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन मुझे कितना कम करनी है, आधी करनी है। तो आपको पता है AT किसके बराबर हो जाएगा, A0 जितना रहा होगा उसका आधे के बराबर, क्योंकि आधा तो करना है। और जो मेरा टाइम है वो कितना हो जाएगा, T1/2। इसको क्या लिखेंगे, T1/2। T1/2 का मतलब टाइम रिक्वायर्ड, हाफ लाइफ टाइम है। ये क्या है, हाफ लाइफ का टाइम पीरियड है। ये किसका है, हाफ लाइफ का। अच्छा, इसको कई सारी जगहों पर ऐसे भी लिखा रहेगा T50%, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। T1/2 लिखा हो या T50% लिखा हो, दोनों बातें क्या है, सही। अब आप मुझे जल्दी से बताओ ये कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस का KT। अब AT कितना है, A0 अपॉन में 2 के बराबर है। A0 को तो एज इट इज रहने देते हैं, माइनस के, और T कितना है, T1/2 के बराबर है। सही बात है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा, हमारे K को इधर ले आते हैं तो K T1/2 इज इक्वल टू, यहां आएगा क्या, A0 माइनस A0/2। बताओ इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये 1 है, 1 में से हाफ माइनस करोगे कितना बचेगा, हाफ बचेगा। तो मतलब यहां पर आ जाएगा मेरा A0/2। और इधर क्या है, K है, तो अगर K को उधर ले जाऊंगा तो नीचे क्या जाएगा, 2K, और यहां क्या बच जाएगा, T1/2 बचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया, यहाँ तो हो गया ना भाई। चल, अगले पेज में चलते हैं। आप बताओ जल्दी से। अच्छा, अगले पेज पे जाना प्रोहिबिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ मुझे, T1/2 यानी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, A0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन के, है ना इंपॉर्टेंट बात। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। यानी आपने रिएक्टेंट कितना लिया है इनिशियली, उस बात पे हाफ लाइफ क्या होगी, डिपेंड करेगी। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब सुनना, अब हमें बनाने हैं कुछ ग्राफ। क्या बनाने हैं, ग्राफ। तो देखते हैं क्या क्या बनाना है ग्राफ। सबसे पहले थोड़ा बहुत दिमाग आप लोग भी लगाना, हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, रेट का
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, आपको लगता है क्या होना चाहिए? आपको पता है रेट इज इक्वल टू के इंटू में आर की पावर 0। अगर आर की पावर 0 है तो मतलब आर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी रेट इंडिपेंडेंट है किससे? आर से, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसका स्लोप क्या होगा? ओके, सही बात है। आ जाते हैं, अगर हम बात करें रेट का ग्राफ किसके साथ? टाइम के साथ। तो भैया इसमें तो टाइम है भाई नहीं, तो ये भी इंडिपेंडेंट है किसके साथ? टाइम के साथ। इसका स्लोप क्या रहेगा? भाई ये रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों ग्राफ किसका हुआ? रेट का टाइम के साथ और रेट का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। क्लियर हुई बात? इतना पहले बनाओ फिर ऊपर करता हूं। चलो आगे भाई। अब सुनना, मैंने एक पीछे इक्वेशन लिखाई थी, उसका कुछ काम है। वो क्या है? ये था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसी को मैंने थोड़ा सा फ्लिप करके लिखा था, कैसे? माइनस के टी प्लस का ए नॉट। सही बात। अच्छा आप बताओ, ये ए नॉट या ए टी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही तो है। अगर मैं बात करूं इसको मैं वाई मान लूं, ये हो जाएगा एम एक्स और ये क्या हो जाएगा? सी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन जाएगा, जहां m क्या है? माइनस का k, और c क्या है? ए नॉट। सही बात है। तो मतलब y एक्सिस पे मुझे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेनी है और x एक्सिस पे मुझे टाइम लेना है, तो ग्राफ बनेगा। लो, x एक्सिस पे मैंने क्या लिया? टाइम लिया, और यहां क्या लिया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब मैंने लिया तो मेरा स्लोप कैसा आ रहा है बच्चे? नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव आए मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। ग्राफ कहां से? ऊपर से नीचे आ रहा है। तो लो, लेट्स से ग्राफ यहां से यहां आ रहा है, और जिस पॉइंट पर ये y को टच कर रहा है, किसको? y एक्सिस को। जिस पॉइंट पर ये y एक्सिस को टच कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यानी यहां से लेके यहां तक की ये पूरी वैल्यू क्या है? ए नॉट है। इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट, c बोलते हैं। जिन्होंने मैथ पढ़ी है उनको पता होगा, दिस इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है कि कोई ग्राफ y एक्सिस को कहां पर कट करता है। तो यहां अगर कट कर रहा है दैट इज द y इंटरसेप्ट, और इसी को बोलते हैं c। c का मतलब क्या है? y इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ y एक्सिस को कट कहां करता है। तो कट कहां कर रहा है? यहां पर। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ? ए नॉट हो गया। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू ए नॉट है, इधर टाइम है, और ये ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछे इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप का मतलब होता है m, और ये कितना है? माइनस का k। कितना है ये? माइनस का k। और जितनी भी ग्राफ मैं बना रहा हूं मैं, सब किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। हो गया ये भी ग्राफ। अभी और ग्राफ बनाना है। हाँ, नहीं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है तो फिजिक्स मैं थोड़ा बहुत सब में कनेक्ट हो जाती है। हाँ ना, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायो सबकी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हो ना, वो वाली केमिस्ट्री। बन गया ना?
अब देखना ध्यान से, एक और ग्राफ समझना। अगर मैं इधर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लूं और इधर क्या ले लूं, टाइम, तो याद करो अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू के टी, ये है प्रोडक्ट। अगर मैं इसको y मान लूं, ये है स्लोप दैट इज m, और ये क्या है x एक्सिस, इंटरसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, जीरो, मतलब c की वैल्यू कितनी है, जीरो। अगर c की वैल्यू जीरो है तो y यहां से नहीं स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, सही बात। और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की तरफ सीधा। तो मतलब अगर प्रोडक्ट और टाइम की कंसंट्रेशन के साथ पूछा हो तो ये वाला ग्राफ बनेगा और इसका स्लोप कितना होगा, के। इसका स्लोप कितना होगा, के होगा। सही बात। यहां तक कोई समस्या नहीं। अभी हाफ लाइफ का भी ग्राफ बनाना है, एक और है। हो गया। अब हाफ लाइफ का ग्राफ बना लेते हैं। इधर ले लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन है, इधर ले लेते हैं T1/2। T1/2 लिखा मतलब हाफ लाइफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है, अभी जस्ट मैं पीछे लिखवा के आ रहा हूं, T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है, सीधा स्ट्रेट। ये हो गया टी हाफ लाइफ का ग्राफ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब इंक्रीज करेगा डायरेक्टली, बस। तो हाफ लाइफ यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो भी बातें थी वो खत्म हुई थोड़ी सी। ठीक, क्लियर हुआ। तो आज हमारा टॉपिक भी लास्ट हाफ लाइफ था और क्लास का टाइम भी हाफ ही था, ठीक है। तो बस अब बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। हाँ, अब बताओ ये कि एक्स्ट्रा क्लास वगैरह रखनी है तो अब तो छुट्टी उट्टी तो चली रही होगी अभी, तो मंडे से रखूंगा। अब तो सबको कहीं किसी को जाना वाना तो नहीं है, सब घूमा है जहाँ घूमना था। तो मंडे से यानी मंडे की जब क्लास आओगे तो आपको टाइमिंग इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि फिजिक्स वाले सर भी नहीं रहेंगे, तो तब तक बीच में मैं ही क्लास कुछ लेके खत्म करूंगा, ठीक है। फिजिक्स वाले सर जा रहे हैं वो भी घूमने। हाँ।